Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have a lecture 4 of linear algebra. Before going to the lecture 4, let us have a recall of the previous lecture. So what we discussed in the previous lecture, we discussed 4 points. We discussed about the leading entry कि leading entry जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर leading entry क्या होती है, किसी भी रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू लीडिंग एंट्री, हम उसको लीडिंग एंट्री बोलते हैं। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि आपने ये देखना होगा कि जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है वो प्रीवियस जो आपके पास लीडिंग एंट्री होगी उसके राइट पे होना मस्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर एक लीडिंग एंट्री है तो उससे बिलो ही आपके पास आ रही है, वो लेफ्ट पे जा रही है लीडिंग एंट्री, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पिवट पोजीशन, और हमने यही कहा था कि जो पिवट पोजीशन है वो भी इनफैक्ट आप लीडिंग एंट्री को ही बोलते हैं, और जिस कॉलम के अंदर पिवट आती है उसको हम पिवट कॉलम कहते हैं, चाहे वो फर्स्ट कॉलम में आ रही है, थर्ड में आ रही है, फोर्थ में, जिसमें भी आ रही है, तो उसी तरह से आपके पास उतनी ही पिवट्स होंगी। नेक्स्ट हमने बेसिक वेरिएबल्स एंड फ्री वेरिएबल्स डिस्कस किए थे इन्वॉल्व इन द सिचुएशन ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का हमारे पास सिचुएशन आई थी तो उसमें हमारे पास एक एटलीस्ट वन हमारे पास फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमने क्या किया, बेसिक वेरिएबल को इन द टर्म ऑफ फ्री वेरिएबल लिखा। फ्री वेरिएबल को हमने कहा कि इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, तो वहाँ से हमने कोई भी वैल्यू असाइन की तो अकॉर्डिंगली हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आती गई। तो फिर हमने फाइनली क्या बात बोली कि हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ फ्री वेरिएबल के लिए बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी उतनी ही होती जाएंगी, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनता है। लास्ट चीज़ हमने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट अ पिवट कॉलम। क्योंकि अगर राइट मोस्ट बनेगा तो राइट मोस्ट कॉलम में आपके पास जैसे ये लास्ट रो बनती है किसी भी मैट्रिक्स की, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास जो राइट मोस्ट कॉलम है वो है ये राइट मोस्ट कॉलम की लास्ट एंट्री है। ठीक है, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं एचलॉन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैज नो रो ऑफ द फॉर्म दिस, कि अगर आपके पास इस फॉर्म में आती है तो वो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट करेगी। तो वो ये कह रहा है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो इफ़ एंड ओनली इफ का मैंने आपको क्या बताया था कि तीनों कंडीशंस आपके पास, अगर एक कंडीशन एग्जिस्ट करेगी तो बाकी रिमेनिंग टू कंडीशंस ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करेंगी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था वहाँ पे कॉलम मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे थे, तो मैंने वहाँ एक वर्ड यूज़ किया था वेक्टर। उसको हम अब यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली हम मैट्रिसेस को किस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अ मैट्रिक्स विद वन कॉलम इज कॉल्ड अ वेक्टर, कि इसमें एक ही कॉलम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 0 आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 1 बनेगा। इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1। और इसको हम कहेंगे कि ये यू वेक्टर के इक्वल है। हम कोई भी किसी भी कोई भी वेक्टर असाइन कर सकते हैं, यू असाइन कर दें, वी कर दें, डब्ल्यू कर दें, लेकिन हम लोग इसको कॉलम, अगर आपके पास किसी कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल कॉलम है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप 5 - 6 आप देखें, 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, इसको आप वी कह दें। इसी तरह से आपके पास अगर जनरल एंट्रीज आ रही है, जैसे x1 x2 आ रही हैं, तो आप इसको x मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इन वेक्टर्स का हम सम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 वेक्टर्स गिवन है u एंड v, देन सम आपने किस तरह से करना है u प्लस v, कि आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है, कि जैसे आप 1 + 8 9 -2 + 7 5, तो ये आपके पास u प्लस v का रिजल्ट होगा। तो ये आपके पास रिजल्टिंग वेक्टर है सम ऑफ वेक्टर से। इसी तरह से हम इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल सी आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप इसको जब
वी वेक्टर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, हर एंट्री के साथ होगा 7c, 8c 7c। अब फॉर एग्जांपल हम c की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को असाइन कर देते हैं, c इज इक्वल्स टू 3, देन cv इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 324, 7 मल्टीप्लाई बाय 321। तो ये अब आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। तो ये मैट्रिसेस में हमें पता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि मैट्रिसेस में ये एग्जिस्ट करती है, ऐड भी कर सकते हैं। हम सॉरी वेक्टर्स में एग्जिस्ट करती है, हम वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं और हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है आपको u वेक्टर गिवन है, v वेक्टर गिवन है, आपने फाइंड करना है 4u, देन -3 भी फाइंड करना है, फिर आपने दोनों को ऐड कर देना है। तो आपने यहाँ पे 4u, यहाँ पे क्या किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। आपने सिंपल u वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 32 और 28, ये आपके पास एंट्रीज इसकी आ जाएंगी। -3v मीन्स कि आपने -3 से -1 को मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो आपके पास रिजल्टिंग वेक्टर आ जाएगा 3 -9। अब आपने सिंपल ये फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अगर आपने इसे फाइंड करना है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, 4u - 3v। तो इससे आपने दोनों रिजल्ट्स लिख लेने हैं, ऐड कर लेने हैं, उसी तरह से अकॉर्डिंगली आपके पास 32 + 3 जो आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी, इसकी फर्स्ट एंट्री इस कॉलम मैट्रिक्स की, इसकी सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ही ऐड होगी। 28 - 9 19। तो अब ये जो आपने यहाँ पे ये चीज़ देखी है 4u - 3v, बेसिकली जब आप वेक्टर्स की एडिशन करते हैं किसी के और प्लस आप उसको स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 4u - 3v है, तो यहाँ से ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब हम बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहले हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास अगर 2 सिंगल फैक्टर्स है, आप उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें एग्जिस्ट करती है। तो उससे हमारे पास जब आप उन वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे जैसे 4u - 3v, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पहले ग्राफिकली भी देख लें कि ज्योमेट्री क्या बनती है हमारे पास R2 की। अब हमारे पास अगर हम प्रीवियस स्लाइड में देखें तो ये 8 और 7 इंडिविजुअली किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर से आती हैं। तो 8 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, 7 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। अब u किससे बिलोंग करेगा, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि r क्रॉस r इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास देखिए r क्रॉस r, क्योंकि इसमें दो एंट्रीज हैं, आपके पास ये जो वेक्टर बन रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास u वेक्टर बिलोंग कर रहा है किससे, R2 से। 8 belongs to the set of real number R, 7 belongs to the set of real number R, but u belongs to the u belongs to R square, R2, इसको R2 भी हम पढ़ सकते हैं। R2 could be considered as a set of all points in the plane, कि plane में आपके पास जो जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, x1 x2 प्लेन है हमारे पास, इसमें जितने भी आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब के सब, अब जैसे ये पॉइंट है अभी हमने कहा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं हम इनको इस तरह से वेक्टर की फॉर्म में, जैसे ये 2 2 पॉइंट है, इसको हम 2 2 इस तरह से लिख सकते हैं। एंड दिस बिलोंग्स टू द सेट ऑफ दिस बिलोंग्स टू आर टू एंड टू बिलोंग्स टू आर, कि यहाँ पे इंडिविजुअली 2 आर से बिलोंग कर रहा है, ये वाला इसकी सेकेंड एंट्री 2 भी आर से बिलोंग कर रही है। इसी तरह से हमारे पास 3 -1 के केस में भी होगा, हम इसको इस ऑर्डर्ड पेयर को इस तरह से लिखेंगे 3 -1 मैट्रिक्स की फॉर्म में, और ये किससे बिलोंग करेगा, R2 से, और इसकी जो इंडिविजुअल एंट्री है वो R रियल नंबर से बिलोंग करेगी। तो अब हमने इसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे करना है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको। प्लॉट करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक अगर आप देखें सेकंड वाले आप प्लॉट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन बन रही है, ये बेसिकली है क्या, दिस पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट विच इज ऑरिजिन।
सिमिलरली हम बाकी देखेंगे तो बाकी भी हमारे पास इसी तरह के पोजीशन वेक्टर्स बनेंगे। -2 1 3 -1 तो ये हम प्लॉट करके क्या बनाएंगे? वेक्टर्स बनाएंगे। द ज्योमेट्रिकल visualization of a vector such as 3 -1 is often aided by including an arrow जिसको हमने पोजीशन वेक्टर बोला है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट 3 -1 जैसे कि हमने फिगर 2 में बताया है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास लाइंस आई हैं जिनको हम पोजीशन वेक्टर्स कह रहे हैं, ये बेसिकली इसके बारे में वो ये कह रहा है इन दिस केस द इंडिविजुअल पॉइंट्स अलोंग द एरो इटसेल्फ हैव नो स्पेशल सिग्निफिकेंस। इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी कब होगी? द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैज अ यूजफुल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उसी से ही तो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जब हम सम करते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी किया था, तो अब वो कह रहा है कि हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें जो रूल है कैन बी वेरीफाइड बाय एनालिटिकल ज्योमेट्री। जैसे आप देखें पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन, हमें ये पता है कि हम पैरेललोग्राम कैसे रिजल्टिंग वेक्टर से हम प्लॉट करते हैं कि अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं तो हम हमारे पास रिजल्टिंग वेक्टर क्या होगा, जो हम रिजल्टिंग वेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दैट बाय एडिंग टू वेक्टर्स। जो टू वेक्टर्स होंगे वो कौन से वेक्टर्स होंगे? हमारे एडजेसेंट वेक्टर्स। एडजेसेंट वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग वेक्टर आएगा एंड दिस रिजल्टिंग वेक्टर कैन बी obtained बाय एडिंग टू एडजेसेंट वेक्टर्स u प्लस v। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गई। ठीक है, ये रिजल्टिंग वेक्टर है u प्लस v। अब इसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं पैरेललोग्राम के। एक आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है u, दूसरा कोऑर्डिनेट है आपके पास u वेक्टर, 0 वेक्टर, v वेक्टर, u वेक्टर प्लस v वेक्टर। तो ये 4 आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब वो इसी की बात कर रहा है कि इसकी आपके पास इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक सिंगल जो वेक्टर है उसकी एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास टू वेक्टर्स हैं u एंड v वेक्टर्स, और आपने ऐड किए तो -4 एंड 3 वेक्टर आपके पास आ जाएगा, माइनस एंट्रीज आ जाएंगी -4 एंड 3। तो ये एडिशन से हमारे पास आया u और v की। तो अगर यहाँ पे हम प्लॉट करके देखें तो हमारे पास अगर u वेक्टर आपके पास 2 2 आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है। v वेक्टर -6 एंड 1 आपके पास इस पॉइंट पे आएगा। अगर हम रिजल्टिंग वेक्टर चाहते हैं इन दोनों को ऐड करके u प्लस v, तो वो आपके पास यहाँ पे आएगा विच हैज़ द एंट्रीज -4 3। तो ये माइनस, ये देखें ये -4 है और ये 3 पॉइंट है। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में वो आपको ये बता रहा है कि आप लेट u इज इक्वल्स टू u वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 -1 मैट्रिक्स। तो आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है, अब वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसका स्केलर मल्टीपल, जैसे हम इसको ट्वाइस टाइम कर लेते हैं, तो ज्योमेट्रिकली हम इसको कहाँ पे देखते हैं कि हमें ये पता है कि अगर हमने u को प्लॉट करना है तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, और ये आपके पास बेसिकली दिस इज 0 टू u कि आपने रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना है, पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो अगर ये ट्वाइस टाइम हो जाएगा तो क्या होगा? आप में से वन, जैसे आपके पास आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 4 यूनिट है, तो आप इसको मजीद 4 यूनिट एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास ट्वाइस टाइम द वेक्टर u हो जाएगा। अगर आपको -2u चाहिए तो यही आपके पास इसी फिक्स्ड इसी लेंथ के साथ आपके पास ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि अब वेक्टर वही है, डायरेक्शन जस्ट चेंज हो रही है। अब जैसे आपके पास u वेक्टर है, अब वो कह रहा है -2/3 u को भी अगर हमने प्लॉट करना है तो हम क्या करेंगे? -2/3 u आपके पास क्या होगा कि आपने 2/3 आपके पास टू u से लेस होगा, लेकिन नेगेटिव साइन हमें साथ ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो रही है, और ये ऑलमोस्ट आपके पास -0.66 समथिंग बनता है। तो डायरेक्शन भी ऑपोजिट हुई और लेंथ भी u वेक्टर के इक्वल नहीं है। -2 से मल्टीप्लाई करके आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा। अब इसकी लेंथ 0.67 होगी और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि अगर हमने R3 में वेक्टर्स को प्लॉट करना है,
इन R3 से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे ऐसा कॉलम मैट्रिक्स आएगा जिसमें 3 एंट्रीज होंगी। अब जैसे ये आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 1 का आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगा विद 3 एंट्रीज। दे आर रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस। अब आपके पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस में आएगा, जैसे x1 x2 x3 आप इसको आप 3D पे प्लॉट करेंगे। अब 3D पे आप प्लॉट करेंगे तो देखें ये आपके पास ये जो ए वेक्टर है, इसने एग्जांपल लिया कि अगर ए वेक्टर सपोज 2, इसकी एंट्रीज हैं 2 3 4 एंड ए वेक्टर बिलोंग्स टू R3, तो हम इसको 3D पे प्लॉट कर रहे हैं, तो ये आपके पास बेसिकली रेफरेंस पॉइंट से आपने इस वेक्टर को, ये पोजीशन वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ये 3D में प्लॉट हो रहा है, ये आपके पास ए वेक्टर है। अगर आपने 2a लिखना है तो उसी तरह से फिर आप इस क्या करेंगे, इसको फॉर एग्जांपल अगर ये 4 यूनिट है तो आप इसकी लेंथ को 4 यूनिट एक्सटेंड करेंगे और वो आपके पास ट्वाइस टाइम ए वेक्टर हो जाएगा। और अगर ये -2 है तो ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर हम जनरली आर एन को भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं। आर एन में आपके पास एंट्रीज कितनी होंगी, आपके पास एन एंट्रीज हो जाएंगे और ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस वन, क्योंकि एन आपके पास रोज हैं और वन आपके पास कॉलम है। तो आर एन को रीड एज आर एन, इसको आर एन आप पढ़ते हो। एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि पॉजिटिव इंटीजर होगा कि आर आपके पास 1 डायमेंशनल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू एन डायमेंशनल हो सकता है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कह दिया जाए कि ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर आपके पास क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर आप यहाँ पे लिखेंगे, स्मॉल ओ लिखेंगे और यहाँ पे इसकी जो एंट्रीज़ होंगी वो आपके पास सारी की सारी एंट्री ज़ीरो होंगी, तो हम उसको ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर एन। अब वो कह रहा है 3 वेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, u, v एंड w बिलोंग्स टू आर एन। तो अब ये जनरलाइज कर रहा है, तो इट मीन्स कि R2 के लिए भी यही प्रॉपर्टीज़ हैं, R3 के लिए भी, R4 के लिए भी, एंड सो ऑन अप टू Rn। n इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सबके लिए यही प्रॉपर्टीज़ होंगी। एंड ऑल स्केलर्स C एंड D, स्केलर्स आपके पास हैं C एंड D, दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू। तो u है क्या, बेसिकली हम इसको, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे करते हैं कि u1 u2 अप टू un इसकी हम एंट्रीज ले लेते हैं और v की किस तरह से हो जाएंगी, v1 v2 अप टू vn। तो वो कह रहा है कि आप u1 प्लस u2 को ऐड करें, u1 प्लस v1 को ऐड करें, u2 प्लस v2 को अप टू सो ऑन un प्लस vn। अगर आप इसको ऐड करते हैं या फिर आप इस तरह से करते हैं कि आप v1 प्लस u1 v2 प्लस u2, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इसमें जो एंट्रीज आ रही हैं आपके पास, दीज आर द रियल नंबर्स, ये सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं। u1 u2 अप टू un बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर फॉर एग्जांपल अगर v1 v2, अगर v वेक्टर है तो उसमें v1 v2 अप टू vn, ये भी अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अब अगर आप u1 में v1 ऐड करें या v1 में u1 ऐड करें, तो हमें पता है कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो हम इस पे ये क्यूमुटेटिव लॉ इसका एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसकी एंट्रीज रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। तो नेक्स्ट आप देखें एसोसिएटिव लॉ है, वो भी इसी तरह से ही होगा, इसको भी आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड वाला यू वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर मैंने आपको बताया ऑल एंट्रीज आर जीरो, जिसमें सारी की सारी एंट्री जीरो होंगी, जिस कॉलम मैट्रिक्स में उसको हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो आप इसको बोल्ड के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से आप ऐसे जीरो को यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी रिप्रेजेंटेशन यूं भी हो सकती है कि आप किसी भी वेक्टर पे यूं एरो लगा दें। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी यू वेक्टर में ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, या आप इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि आपने ज़ीरो वेक्टर में यू को ऐड किया, दोनों तरह से आंसर सेम होगा, जो रिजल्ट आएगा क्योंकि ज़ीरो का कोई इफेक्ट नहीं होगा कि ज़ीरो आप किसी में भी ऐड करेंगे तो वही आंसर आपके पास वापस आएगा, तो यू वेक्टर आपके पास रिजल्टिंग वेक्टर होगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ में वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेक्टर में उसका उसका इन्वर्स ऐड करते हैं, अब इन्वर्स क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप यू वेक्टर की बात करें, वो u1 u2 अप टू un बन रहा है, तो फिर माइनस यू वेक्टर, अगर फॉर एग्जांपल आप इसको माइनस यू वेक्टर लेते हैं तो क्या होगा, सारी की सारी एंट्रीज के साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप u1 माइनस u1 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जीरो। माइनस यू टू करेंगे जीरो, जब सारी की सारी एंट्री जीरो हो जाएंगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर।
क्योंकि वो देखें यहाँ पे बता भी रहा है कि बेसिकली -u का ये मतलब है कि हम -1 को u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स कि उसकी हर एंट्री के साथ अब -1 मल्टीप्लाई होगा। फिफ्थ में वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी स्केलर को u प्लस v के साथ आप u प्लस v टू वैक्टर्स हैं उनको ऐड करते हैं, देन आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या इंडिविजुअली आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके देन आप ऐड करते हैं, तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम होगा। सिक्स प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आप दोनों दो स्केलर्स हैं सी एंड डी, उन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सी की वैल्यू 2 आ रही है, डी की वैल्यू आपके पास -3 आ रही है, उन दोनों को ऐड करके देन आप यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप दोनों सी को आप यू के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लें और डी को अलग से वी के साथ मल्टीप्लाई कर देन ऐड कर लें, तो दोनों केसेस में आंसर आपका सेम होगा। सेवंथ प्रॉपर्टी ये है कि आपने दो स्केलर्स हैं, आप उन दोनों स्केलर्स को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके फिर आप यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पहले एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर लें, देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप में दूसरे स्केलर को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम होगा। एट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप वन को किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी हर एंट्री के साथ अगर वन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपके पास वही रिजल्ट आ जाएगा, वही वेक्टर आपके पास वापस आ जाएगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं और एन की। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है जो हमें डिस्कस करना है, वो लीनियर कॉम्बिनेशंस है। अभी आपने देखा कि हम किस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, किस तरह से हमने वेक्टर्स को ऐड किया है। तो वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप एक काम करें कि गिवन वेक्टर्स हैं आपके पास v1 v2 अप टू vp। हम यहाँ पे n नहीं ले सकते क्योंकि n हम ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ये कॉलम्स होते हैं, और ये जो n आपके पास और n हमारे पास रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें फिर इन दोनों को, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं क्वेश्चंस में, तो इसलिए आप यहाँ पे n नहीं ले सकते। v1 v2 अप टू vp आपने अदर देन n, बेशक यहाँ पे m ले लें, लेकिन आपने अदर देन n कुछ लेना है। तो क्योंकि p मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, दोबारा आपको ये चीज़ बता देती हूँ, दिस p इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सम मैट्रिक्स, और दिस n is representing the number of rows in some column। ठीक है, या कॉलम मैट्रिक्स हम उसको बोलें, क्योंकि ये r के साथ आ रहा है, आर एन एंड गिवन स्केलर्स। अब वो कह रहा है उतने ही फिर हम जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उतने ही हम स्केलर्स ले रहे हैं, c1 c2 अप टू cp। द वेक्टर y डिफाइंड। अब हम वेक्टर y को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम टू वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है वो एक ही होता है। अभी जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया था, अगर हम किसी स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि y बेसिकली क्या है, इज इक्वल्स टू c1, कि आपने c1 को v1 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस c2 को आपने वेक्टर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया अप टू सो ऑन। ये v1 v2 अप टू vp बेसिकली आपके पास जो वेक्टर मैट्रिक्स A है उसके कॉलम्स हैं। First column is V1, second column is V2, up to VP is the last column। ये लास्ट कॉलम है, ठीक है। तो अब आप देखें C1 को अगर आप फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस C2 को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अप टू CP को आप VP के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो एक सिंगल वेक्टर होगा, उसको वो कह रहे हैं वो Y वेक्टर होगा। अब वो कह रहा है Y है क्या, फिर हम इसे क्या डिफाइन करेंगे, Y डिफाइंड this is called a linear combination of V1, V2 up to Vp with weights C1, C2 up to Cp belongs to the set of real numbers, क्योंकि constants हमारे सारे के सारे real number से belong करते हैं, और यहाँ पे each आपके पास V1 Rn से belong करेगा, V2 Rn से belong करेगा, up to so on Vp आप भी Rn से ही belong करेगा। इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि v1 आपको गिवन है कि वो -1 एंड 1 उसकी एंट्रीज हैं, v2 वेक्टर है, उसकी एंट्रीज हैं 2 एंड 1। तो अगर हम v1 देखें, सपोज हमारा v1 अगर यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, -1 यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसी तरह से v2 यहाँ पे प्लॉट हो रहा है, तो वो आगे फर्दर कैलकुलेशन करके आपको बता रहा है कि इफ़ दिस इज़ v1 देन दिस इज 2v1, कि आप उतनी ही लेंथ लेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे। जैसे अगर ये आपके पास 1 यूनिट है तो आप 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, 2v1 बन जाएगा। 1 यूनिट अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे 3v1, इसे मजीद एक्सटेंड करेंगे 4v1 एंड सो ऑन। इसी तरह से v2 में आप देखें तो ये 2v2 है, ये 3v2 है।
अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम 3 एडिशन लेंगे तो हमने आपको बताया था कि अगर आप 2 वेक्टर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल v1 और v2 तो मैं अगर इस पॉइंट को देखूँ तो ये पॉइंट मेरे पास v1 प्लस v2 बनता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट में 3/2 v1 प्लस v2 है, तो इसने ये जो 3/2 लिया है ये इन फैक्ट आपके पास दिस 3/2 ये आपके पास क्या बनता है 1.5 v1 तो ये आपके पास v1 और 2 v1 के कहीं सेंटर में यहाँ पर आता है 3/2 v1। अगर v2 इधर है और 3/2 v1 इधर है तो आपके पास ये आपके पास पैरेललोग्राम बनेगी। तो इसी तरह से आप देखें तो बाकी सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं जो जहाँ पे एडिशन हुई हुई है अब ये आपके पास ये जो चीज़ बनी है ना दिस इज कॉल्ड अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स v1 एंड v2 जैसे हमने यहाँ पे v1 अप टू vp के लिए हमने इसको डिफाइन किया था लेकिन यहाँ पे ये क्या है दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v1 v2 और स्केलर्स क्या हैं गिवन स्केलर्स आर 3/2 एंड 1। ठीक है तो ये लीनियर जब एडिशन करते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप राइट थ्री डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स। आप देखें हमें पता है कि हम किसी भी स्केलर के साथ जैसे एग्जांपल वन है u एंड v हमें पता है कि u एंड v बिलोंग्स टू r2 कि ये r2 से बिलोंग कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल में u और v हमें पता है कि 3 रोज हैं तो ये r3 से बिलोंग करेगा। तो अब मैं अगर मैं देखूं तो लीनियर कॉम्बिनेशंस अगर मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास c1 इंटू यू प्लस c2 इंटू वी ये मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अब यहाँ पे c1 और c2 हमें पता है कि ये बिलोंग करते हैं c1 एंड c2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। c1 c2 किससे बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम क्या करेंगे कि अब इसने कहा है कि आप 3 डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस बता दें। हमें अब डेफिनेशन का पता चल चुका है हम दो तीन नहीं हम इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि c1 c2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर का सेट इनफाइनाइट सेट है। आप इसमें से कोई भी अपनी मर्जी से C1 C2 सेलेक्ट करें जैसे मैंने यहाँ पे C1 1 सेलेक्ट किया है C2 मैंने 1 सेलेक्ट किया है। दोनों को ही मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया तो मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरे पास ये रिजल्टिंग वेक्टर जिसको हमने लास्ट डेफिनेशन में y बोला था। ये देखिए हमने इसमें y बोला था कि y बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा चाहे इसमें आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 ऐड हो रहा है चाहे आपके पास 3 पार्ट्स ऐड हो रहे हैं 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स है 4 का 5 का अप टू p कॉलम्स आ रहे हैं तो सबके लिए यही रूल होगा। तो अब हम सी मैंने फिर सेकंड में मैंने C2 की एग्जांपल C2 की सॉरी वैल्यू मैंने -1 चूज़ की C2 की 0 C1 की -1 तो देखिए मेरे पास ये y की वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू इसको मैं अगर मुझे कोई कहे कि आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगी। मैं इसको y कह देती हूँ कि ये जो मेरे पास रिजल्टिंग मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स आया है दिस इज द वेक्टर y। तो वेक्टर y मेरे पास इक्वल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो जनरल मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा था दैट इज C1 U1 सॉरी C1 U प्लस C2 V। ठीक है मैंने ये लिखा था तो अब मैंने C1 को जब वैल्यू असाइन कर दिया है -1 तो मैं कहूँगी -1 मल्टीप्लाई बाय U प्लस C2 को मैंने क्या वैल्यू असाइन की है 0 0 V वेक्टर। तो ये आपके पास हो गया है। अब ये देखें ये हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब चाहे आप C1 को 0 असाइन कर दें आप C2 को -1 असाइन कर दें। अब देखिए थर्ड में मैंने C1 को 10 और C2 को मैंने -1 असाइन किया है। तो अब देखें y कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v तो इसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह देते हैं जब हम एडिशन करते हैं और प्लस हम स्केलर मल्टीपल्स यूज कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल में भी आप इसी तरह से ही करेंगे। इसको सेकंड एग्जांपल को आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें भी वही देखें लीनियर कॉम्बिनेशन वैसा ही बन रहा है C1 C2 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। तो उसमें हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं C1 और C2 को तो हमारे पास जो रिजल्टिंग आ रहा है वो हमारे पास y है y इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C1 U1 प्लस C2 V।
नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। अब ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की थी, इस ये वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है द सेम सॉल्यूशन सेट एज द लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस। अब जो हम प्रीवियसली करते रहे वो क्या करते रहे हैं कि हमने इसी तरह से ही बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको मैं V1 वेक्टर बोलूँगी, सेकेंड कॉलम को V2 वेक्टर बोलूँगी और लास्ट कॉलम को अगर मैं VN या VP आप कह लें, अगर VN मैं वेक्टर बोल रही हूँ तो मेरे पास जो लास्ट है कॉलम उसमें राइट साइड आएगी, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है। तो ये इसको हम सॉल्व करते आए हैं। तो अब सिंपल यहाँ पे जो चेंज आया है वो क्या आया है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने हर कॉलम को एक वेक्टर का नाम दे दिया। अब जो राइट साइड पे कॉलम आया उसे हमने बी वेक्टर कह दिया, जो लेफ्ट साइड पे कॉलम्स आए हमने हर कॉलम को, क्योंकि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। अगर कॉलम मैट्रिक्स होगा तब वो वेक्टर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगा, या आप कह लें कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसमें जो x1 के जितने भी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं पूरी की पूरी कॉलम में, वो सारे वो एक कॉलम बनाएंगे, वो कॉलम v1 के इक्वल है, सेकंड कॉलम v2 के एंड अप टू लास्ट कॉलम vn के इक्वल और राइट साइड आपके पास आ जाएगी। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और अगर हम इसको यहाँ तक लेते हैं तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। In particular, B can be generated by a linear combination of V1, V2 up to Vn। तो वो कह रहा है B हम जनरेट कर सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब ये देखें जो राइट साइड पे वेक्टर लिखा हुआ है, अब जो हमने डिफाइन किया था वहां यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, हमने y यूज किया था ना। अभी जो लास्ट मैंने अभी डिफाइन किया y इज इक्वल टू C1 V1, तो उसने सिंपल ये किया है y की जगह पे b लिख दिया है। तो अब वो कह रहा है कि B कैन बी जनरेटेड बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2। देखिए अब ये वही डेफिनेशन एग्जैक्टली बनती है कि सिंपल हमने क्या किया है, हमने हर कॉलम को एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, बस हमने ये काम किया। बाकी उसके सॉल्यूशंस वगैरह जो उसकी एग्जिस्टेंस हर चीज़ उसी तरह से ही हम डिस्कस करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली की थी, लेकिन हम इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी इसकी कर लेंगे। Write the system of linear equations corresponding to each vector equation x1, ये वेक्टर है आपके पास u1 प्लस x2 7 5, ये आपके पास सेकंड वेक्टर है जिसको आप बेशक वेक्टर इसको u और इसको v कह दें या u1 u2 कह दें, और ये आपके पास y भी हो सकता है और b भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। सिंपल हमने क्या करना है, हम x1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -2x1 3x1 प्लस x2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7x2 5x2 इज इक्वल्स टू 0 1, राइट साइड एज इट इज रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को हमें पता है, रूल है ये, अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, ये जो हमने x1 को इससे मल्टीप्लाई किया और x2 को हमने सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड हमने क्या इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं कि -2x1 प्लस 7x2 ये आपके पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, 3x1 प्लस 5x2 ये सेकंड एंट्री आ जाएगी, इज इक्वल्स टू राइट साइड आपकी 0 1 आ जाएगी। तो अब देखें ये आपके पास आप इसको कंपेयर करें, फर्स्ट आपके पास जो रो है वो फर्स्ट रो की इक्वल होगी, तो ये इक्वल्स टू 0 यहाँ से आपके पास आ जाएगा, 3x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और अगर मुझे कहा जाए कि आप यहाँ से मैट्रिक्स लिखें तो मैं यहाँ से इसका मैट्रिक्स भी बना सकती हूँ। मुझे पता है कि फर्स्ट कॉलम में x1 की एंट्रीज आती हैं, तो ये आपके पास -2 एंड 3 ये आपके फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं, सेकंड कॉलम की एंट्रीज आपके पास 7 एंड 5 होंगी, और आपके पास जो थर्ड कॉलम है उसकी एंट्रीज जो राइट साइड है उसकी आपके पास ये होगी। तो ये मैंने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना लिया, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मैं बना सकते हैं, 2x1 प्लस 7x2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और आप इस तरह से करेंगे जैसे अभी मैंने ये स्टेप बाय स्टेप किया। देखिए सेकंड वाले को हम इजीली लिख सकते हैं कि हम अगर डायरेक्टली लिखना चाहें, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे स्टेप्स बता दिए कि हम ऐसे लिखेंगे। आप सिंपल लिखें x1 प्लस -x2 इज इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस तरह से 5x1 प्लस 6x2 इक्वल्स टू 5 सेकंड इक्वेशन आ गई, -2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 0 ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमें कहा जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, तो हम इस तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए
जो मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। अब जो क्वेश्चन आपसे जिस तरह से पूछा जाएगा, आपने आंसर उसी तरह से करना है। जैसा कि अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं A1, A2 और राइट साइड है B इक्वल्स टू, जैसे अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाएं तो उसकी राइट साइड बनती है आपके पास B, तो वो कह रहा है डिटरमिन वेदर B कैन बी जनरेटेड और रिटन एज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। तो अब ये क्वेश्चन अगर मैं इसको प्रीवियस जो हमने क्वेश्चंस किए थे उस तरह से मैं पूछूंगी तो मैं कहूंगी कि आप मुझे बताएं कि क्या ये जो इससे जो मैट्रिक्स बनता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं। तो दोनों के सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट कि बी कैन बी जनरेटेड और रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन एंड ए टू। करना आपने उसी तरह से ही होगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास एक्स वन और एक्स टू इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप एक्स वन ए वन प्लस एक्स टू ए टू वैक्टर इक्वल्स टू द बी वैक्टर, ये अब हमने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बना सकते हैं, और हमें पता है कि हम डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये फर्स्ट कॉलम बनता है, ये सेकंड बनता है और ये थर्ड कॉलम बनता है। अब देखें यहाँ पे इसने इसी तरह से वही स्टेप्स यूज किए हैं, उसके बाद उसने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाई। आप बेशक इसको डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। अब ये देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है जिसको मैंने लास्ट में किससे रिप्रेजेंट किया, ए वन से। ये ए वन है, ये ए टू है और ये आपके पास बी वेक्टर है। ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो उसी तरह से हम उस पर गॉश एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हुए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में, और देन हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी, चाहे हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें चाहे एचलॉन फॉर्म में, दोनों केसेस में आंसर सेम हो गए। अभी तक हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई कि आपने इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। आप यहाँ से भी, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस वन की हेल्प से जब यहाँ पे जीरो लेके आएंगे तो हम यहाँ पे टू स्टेप्स हुए हैं, वन की हेल्प से यहाँ पे जीरो भी आया और इस वन की हेल्प से यहाँ पे भी जीरो हमने कर लिया। वो ये होता है कि बस हमें बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। द सोल्यूशन हमारे पास, अब इसका सोल्यूशन क्या बनता है देखें, थर्ड रो आपके पास सारी की सारी जीरो हो चुकी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो टू हैं, एक्स वन एंड एक्स टू। तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बेशक लास्ट रो जीरो हो जाए। अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ रो से एक्सीड कर जाएं तो उस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अभी हमारे पास उतने ही हैं, एक्स वन इज इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू टू। तो सोल्यूशन इसका आ गया, इसके सोल्यूशन की एग्जिस्टेंस जो है वो ये चीज़ बताती है। बी बेसिकली बी क्या है, इसकी राइट साइड है ना इक्वेशन की, तो हम ये कह रहे हैं दिस राइट साइड इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द वेक्टर्स a1 and a2 with weights x1 is equals to 3 एंड x2 इज इक्वल्स टू 2। इसको वेट्स बोल रहा है, जो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं, जो उसको वेट्स भी कह रहा है, तो वेट्स भी हम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड देखें, ये चीज़ मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे पास ये जो मेन मैट्रिक्स आया है, अब जैसे हमारे पास वेट्स आ गए हैं 3 एंड 2, मैंने क्या किया है कि जहाँ पे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसे मैं जनरली मैं इसको कहती कि y इज इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2। ठीक है, मैं इसको ये कह रही थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो y था वो क्या गिवन था, द वेक्टर b ये हमें गिवन था, द वेक्टर v इज इक्वल्स टू, अब c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो यहाँ पे आपके पास a1 वेक्टर है और हमारे पास c2 की वैल्यू 2 आ गई है और यहाँ पे हमारे पास a2 वेक्टर है। तो आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास b वेक्टर है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेट्स 3 2, और यहाँ पे हमारे पास ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है और ये आपके पास b है। तो हम इसको जब कॉलम वाइज लिखेंगे तो 1 माइनस 2 5 2 5 6, ये सेकंड आपके पास a2 है और ये आपके पास b है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका अभी हमने क्या चीज़ सीखी कि हमारे पास
जो वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन x1 a1 वेक्टर प्लस x2। अब यहाँ पे वो वेट्स को x1 x2 अप टू xn ले रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको जैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। a1 लेकिन वेक्टर्स के याद रखिएगा, जैसे अब यहाँ पे तो बोल्ड में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप वेक्टर्स को लिखेंगे तो आपने फिर वेक्टर्स को जैसे a1 लिखा है तो आप या तो ये सिंपल यूज़ करेंगे या फिर आप a1 को बोल्ड में तो हम नहीं लिख सकते, तो आप या फिर इस तरह से आप लिखेंगे a1 को। तो x1 ये हमारे पास वेट्स हैं बेसिकली x1 x2 अप टू xn, और a1 a2 अप टू an हमारे पास वेक्टर्स हैं, वेक्टर कॉलम्स हैं a मैट्रिक्स के। तो वो कह रहे हैं अ वेक्टर इक्वेशन, ये जो हमारे पास जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, हैज द सेम सॉल्यूशन सेट एज द लीनियर सिस्टम whose augmented matrix is this। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ से जो सॉल्यूशन आता है वो, और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, ये बेसिकली हम एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। वे ऑफ राइटिंग इज़ डिफरेंट कि हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और उससे पहले हम इसको एज इट इज़ पूरा पूरा का पूरा कॉलम मैट्रिक्स की ही फॉर्म में लिखते थे, और यहाँ पे हमने सिंपल चेंज ये आया है कि उस कॉलम मैट्रिक्स को जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स आ रहे हैं, हमने हर कॉलम को एक वेक्टर का नाम दे दिया है, और देन हमने उसको सॉल्व किया। In particular, B can be generated by a linear combination of A1 up to AN। तो हम B generate कर सकते हैं इसके linear combination से। इसका ये मतलब हुआ कि B can be generated by a linear combination of A1 vector up to AN if and only if there exists a solution। अगर solution नहीं exist करता तो इसका मतलब है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम multiplication, addition ये सब कुछ करते हैं तो वो जो हमारे पास वेक्टर आता है, जैसे हमने स्केलर मल्टीपल्स यूज़ किया x1 x2 जिसको हम वेट्स बोल रहे हैं, और हमने वेक्टर्स को ऐड किया, जैसे अब ये आप ये लास्ट स्लाइड में देखें, आप इसको बेशक वेरिफिकेशन इसकी कर लें तो ये आपके पास राइट साइड के इक्वल होगा। अगर ये राइट साइड के इक्वल नहीं होता तो इट मीन्स कि हम y कैनॉट बी y या b कैनॉट बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स विद वेट्स 3 and 2, इसमें हम नहीं लिख सकते। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, कि सिस्टम फिर कंसिस्टेंट ही नहीं है। इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन टू अ लीनियर सिस्टम कोरिस्पोंडिंग टू द मैट्रिक्स। देखिए अब इसने वही बात कह दी है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इसको एक मैट्रिक्स गिवन और कहा जाए कि आप बताएं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और बी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है बी कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गिवन वेक्टर्स विद वेट्स, जो भी आपके पास C1 C2 अप टू जो भी आपके पास आ रहे हैं वेट्स, तो क्या लिखा लिखा जा सकता है ऐसे? तो इसका मतलब है वो सेम क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपकी आप इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर एक चीज प्रूव होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, क्योंकि दोनों के सेम मीनिंग्स हैं। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। डिटरमाइन इफ बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 एंड A3, ये आपने करना है। सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस बताएगी आपको कि बनता है या नहीं बनता। आपने करनी वही सारा प्रोसीजर है, आपने गॉश एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। सेकंड पार्ट में भी आपने इसी तरह से करना है। तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप कर लें। होपफुली आपको मैंने जितनी डिटेल में बता दिया, आपको इन क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हुआ भी तो इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।